एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम संजीता है और आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे जाकर देख लें। तो चलो इतिहास की दुनिया में, क्योंकि अपना भूतकाल नहीं जानोगे तो भविष्यकाल कैसे संवारोगे। तो पिछले वीडियो में हमने 16 महाजनपदों के बारे में समझा था, इंडिया अर्ली स्टेट के बारे में समझा था। आज हमें ये समझना है कि ये जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपद में जो मगध था, मगध जिसकी बात हमने करी थी, इसकी जो कैपिटल थी वो राजगीर हुआ करती थी। तो जो मगध महाजनपद था वो आज के बिहार में लोकेटेड था। तो ऐसी क्या वो चीज़ें थी, व्हाट वर द कॉजेज, जो ये मगध जो था वो इन 16 महाजनपदों में फर्स्ट अमंग द 16, ये एक 16 महाजनपद में ये एक एम्पायर के रूप में उभर कर आता है। तो इसके बारे में आपको समझना है। यहाँ से 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन भी बनता है कि वो व्हाट वर द रीज़न, ठीक है, या फिर डिफरेंट हिस्टोरियंस ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है मगध को एम्पायर बनने में, कि मगध ही एम्पायर के रूप में क्यों उभर कर आता है अमंगस्ट ऑल द 16 महाजनपदात, व्हाट वर द कॉजेज, कि ये महाजनपद जो था मगध वो एक एम्पायर में सारे महाजनपदों को समेट लेता है उस, ठीक है, और ये मगध एक एम्पायर के रूप में इमर्ज होता है। ओके, तो इस चीज़ को हमें आज समझना है। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बिफोर दैट कॉजेज़ को समझने के पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा और पीछे चल के देखेंगे कि मगध जब इस्टेब्लिश होता है तो यहाँ पे कौन कौन सी डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट डायनेस्टी थी जो मगध जब ये जनपद और महाजनपद बना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो पहला था वो था हर्यंक डायनेस्टी। ओके, हर्यंक डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है। तो इसके जो रूलर थे, जो आपने नाम सुना होगा, बिंबिसारा, अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु अगर हम बात करें प्रकृत में तो अजातशत्रु बोलेंगे, अगर इसी को संस्कृत तरीके से बोला जाएगा तो अजातशत्रु, बिंबिसार के बेटे थे अजातशत्रु। इन्होंने ही ये जो मगध जिसकी हमने कैपिटल की बात की, तो हमने बात की राजगीर की, ठीक है, राजगीर की बात की हमने। तो राजगीर को अगर प्राकृत जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जो हमारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं उसमें जो राजगीर को किस तरीके से लिखा गया है प्राकृत भाषा में, वो आपको मिलेगा राजगह, ठीक है, राजगह के रूप में आपको मिलेगा। यहाँ पे गह मतलब गृह, गह को संस्कृताइज करेंगे तो गृह पढ़ेंगे। तो राजा का घर, लिटरली इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है राजा का घर, ठीक है, राजा का घर। लेकिन कैसे समय के साथ किस तरीके से इसके जो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गए और ये बन गया राजगीर, या गिरिब्रज भी बोलते थे, राजगीर भी बोलते थे। जो राजगीर का मतलब हो गया, गिर का मतलब पहाड़ है ना, तो ये सिचुएटेड था। अगर आप देखोगे जो राजगीर है वो पहाड़ों के बीच में सिचुएटेड था। इसकी जो कैपिटल थी तो राजगीर थी, इनिशियली राजगह बोलते थे। तो जो हर्यंक डायनेस्टी के जो अजातशत्रु थे, है ना, अजातशत्रु बोलो या शत्रु जो बोलो, जो भी इनका नाम था, इन्होंने राजगीर से कैपिटल चेंज किया था और कर दिया था पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र। तो जब ये महाजनपद बना था फिर इसकी कैपिटल आप पाटलिपुत्र आगे चल के पढ़ोगे, तो अजातशत्रु ने राजगीर से पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल चेंज करी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, हर्यंक डायनेस्टी। इसके बाद अगर बात करिए फर्स्ट नंबर की थी, सेकंड नंबर पे कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी मगध में, तो वो आपका हो जाएगा शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी आपका यहाँ पे रूल कर रहा था। सेकंड देखोगे, थर्ड आप जाओगे, ठीक है, फिर आपका नंद डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगा, नंद डायनेस्टी। नंद की बात करें तो वही नंद है, महापद्मनंद, घनानंद, जो अगर आपने कभी टीवी सीरियल्स में देखा होगा, चाणक्य की जो कहानियाँ देखने को आपको मिली होंगी, तो आपने देखा होगा किस तरीके से नंद डायनेस्टी, है ना, महापद्मनंद के बारे में पढ़ा होगा। इसी टाइम पीरियड पे जो हम बात करते हैं सिकंदर, ओके, सिकंदर की जो इंडिया में भी जो इन्वेट करने को आए थे,
तो वो तो उस समय इंडिया में जो मगध में थे वो कौन रूल कर रहे थे, या तो वो उनका अगर नाम ले तो नंद डायनेस्टी रूल कर रही थी, ठीक है। जिसके बारे में समझेंगे। इसी के बाद फिर आपको देखने को मिलेगा मौर्य, विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम मगध एज एन एम्पायर की बात करें तो वो मौर्य डायनेस्टी के अंडर में वो टाइम पीरियड था जब ये मगध एम्पायर के जैसे इमर्ज होता है, ठीक है। तो फिर आप बात करोगे इन्हीं नंद, जो चाणक्य की बात हमने करी, तो नंद डायनेस्टी के समय में ही उन्होंने ऐसा कहानियों में मिलता है, ऐसे कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा कुछ कहीं से पता नहीं है, बट हाँ ऐसा हमारे पौराणिक कहानियों के थ्रू पता चलता है। तो नंद के बाद हरा करके उन्हें भी मौर्य, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी की बात हम लोग करेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है डायनेस्टी जब पढ़ेंगे एम्पायर के रूप में तो और ज़्यादा पढ़ेंगे। देन इसके बाद मौर्य के बाद फिर आपके आप देखोगे फिर आपका आएगा शुंग आएगा, है ना, शुंग डायनेस्टी आएगी। देन आपका कण्व आएगा। इस तरीके से यहाँ पे मगध में अलग अलग डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका मौर्यास के बारे में बेसिकली, क्योंकि जो मौर्य का टाइम पीरियड था इसी टाइम पीरियड पे मगध एम्पायर के रूप में इमर्ज होता है, ठीक है। तो आपका ये मौर्य डायनेस्टी के बारे में आपको पढ़ना है। अब मौर्य डायनेस्टी की बात करें तो इससे किसने स्टैब्लिश करा था, इसके फाउंडर कौन थे, तो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा आपका, चंद्रगुप्त मौर्य, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने मौर्य डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। इसके बाद इनके जो सन थे वो थे आपके बिंदुसारा, है ना। इनके जो सन थे आपके वो कौन थे, बिंदुसारा। तो बिंदुसार, ठीक है। अभी हमने बिंबिसार पढ़ा, हर्यंक डायनेस्टी के के बारे में जो पढ़ा, उसके जो फाउंडर हमने पढ़ा बिंबिसार। तो यहाँ पे बात हो रही है बिंदुसार की, है। नाम दोनों काफ़ी सिमिलर साउंड करते हैं, वो बिंबिसार, बट हियर व्हाट वी आर कॉलिंग बिंदुसार, ठीक है। तो बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त के बेटे थे। देन इसके बाद आता है आपका सम्राट अशोक की बात होती है। फिर थर्ड नंबर पे हम किसकी बात करेंगे, अशोक की। इनके बारे में आपको पढ़ना है अभी, ठीक है। जो मौर्य डायनेस्टी के बारे में समझेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम मगध की बात करें तो मगध में कौन कौन सी डायनेस्टी आई, किस तरीके से आई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझा। अब आपको ये समझना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं कि मगध ही क्यों 16 महाजनपदों में एम्पायर के रूप में कैसे ये इमर्ज हुआ, ठीक है। तो इसके अलग अलग कॉजेज़ बताए जाते हैं। हिस्टोरियंस ने जो स्टडी किया, जो समझने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या अपनी बातें बोली। एक तो आपका सबसे पहले आप बता सकते हो इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में, ठीक है। जो इसकी जियोग्राफिकल जो लोकेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया मगध को, ओके। जैसे बहुत सारे अलग अलग कॉजेज़ हैं। यहाँ के जो रूलर हैं, ठीक है, रूलर का अपना एम्बिशन, यहाँ जो एज इंडिविजुअल उनकी जो अपनी एम्बिशियस जो लोग वहाँ जो रूल कर रहे थे काफ़ी एम्बिशियस थे, उनकी अपनी स्ट्रेटजी, ऑल दोज थिंग इंक्लूडेड दिस थिंग, ठीक है। जैसे आप भी स्टूडेंट हो, आप पढ़ते होगे, तो आपका खुद का जो पढ़ने का जो आपका जज्बा होगा वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट साथ में और भी चीज़ें जो आपको हेल्प करती है पढ़ने में, लाइक आपका सपोर्ट किस तरीके से आपको लोग कर रहे हैं, आपको फिनेंशियली किस तरीके से आप मार्केट से कुछ भी चीज़ें परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ पढ़ाई के लिए आपके बुक्स चाहिए, पेन चाहिए, तो आप इजीली बिना टाइम वेस्ट किए आप चीज़ों को आप अवेलेबल आपके लिए हो जाती हैं, आपके जो खाने पीने की सारी चीज़ें, तो आप और बेटर तरीके से अपने स्टूडेंट लाइफ को आगे लेकर के आओगे। तो वैसे अगर हम बात करें मगध की, तो मगध क्यों एम्पायर बना, तो इसके बाद में जब हिस्टोरियन समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब हमने 16 महाजनपदों की बात की, हमने नॉर्थ वेस्ट में जो गांधार की बात की, ठीक है, पूरे आपके जो आज का यूपी, बिहार, एमपी, वहाँ पे अलग अलग हमने स्टेट की बात की, ठीक, कर्नाटका तक हम साउथ तक जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इतने सारे हमने 16 महाजनपदों की बात की, उससे मगध ही क्यों एक एम्पायर के रूप में बनकर आता है। तो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन इसकी बात करते हैं, यहाँ पे जो रिवर
है ना, जो इसके जो अगर हम बात करें इसकी कैपिटल सिटी की, अगर पटना की बात करें तो जो पाटलिपुत्र थी, आज का जो पटना है हो गया, और जो पाटलिपुत्र उस समय बोलते थे, तो वहाँ पे गंगा और इसके ट्रिब्यूटरीज से वो सराउंडेड था। देन अगर हम बात करें गिरिव्रज, जो राजगीर, वो माउंटेन एरिया, वहाँ के फर्टाइल लैंड। तो ऑल दिस, सबसे पहले आप ज्योग्राफिकल लोकेशन बता दोगे, सेकंड में आप उसके बारे में बताओगे कि वहाँ की जो रिवर थी, है ना, यहाँ की जो रिवर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिवर की वजह से क्या हुआ, इनको इजीली वो क्या हुआ, उनको इरिगेशन के लिए, ठीक है, उनको इरिगेशन के लिए आप देखोगे, इरिगेशन मतलब सिंचाई व्यवस्था, अपने जो खेतों में, अपने फार्म लैंड में वाटर, वो जब वाटरिंग के लिए उनको पानी इस नदियों की वजह से, रिवर में कौन थी यहाँ पे, गंगा, रिवर गंगा, है ना, रिवर गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी जो थी, गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी जो थी, ये इजीली यहाँ मगध के जो लोग थे, जो मगध में रहने वाले जो लोग थे, उनको इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करा रही थी। फर्टाइल लैंड, जो रिवर जो लैंड थे, यहाँ पे फ्लड लैंड था, यहाँ पे फ्लड आया करती थी, जो अभी हम बोलते हैं बिहार में कोसी रिवर को बोलते हैं, है ना, शोक ऑफ बिहार, आपने पढ़ा होगा, बिहार का शोक मतलब वो हर साल बाढ़ लेकर आएगी, और वहाँ पे लोगों को बाढ़ की वजह से, फ्लड की वजह से वहाँ पे डिस्ट्रक्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं, तो दैट्स वाई इसको बोलते हैं। बट ये फ्लड लैंड की वजह से उसके एडवांटेज क्या है, उसके एडवांटेज हैं कि वहाँ पे फर्टाइल लैंड, जो एलिवल सोइल, जो न्यू एलिवल सोइल आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ठीक है, जो खादर लैंड, तो इस तरीके से एलिवल सोइल वहाँ पे ये रिवर के थ्रू उन्हें प्रोवाइड हो रहा था। तो इट वाज ग्रेट एडवांटेज कि उन्हें फर्टाइल, है ना, उन्हें फर्टाइल लैंड मिल रहा था, ठीक है, रिवर से इरिगेशन उनको हो रहा था। देन वो चीप तरीके से उनको क्या प्रोवाइड हो रहा था, कम्युनिकेशन, वो वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो रिवर रूट यूज़ कर रहे थे, ट्रेड पर्पसेस के लिए रिवर रूट यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको इरिगेशन की बात करनी है, आपको कम्युनिकेशन की बात करनी है, ठीक है, इजीली आप कम्युनिकेशन यहाँ से प्रोवाइड, रिवर की वजह से उनको ठीक है, चीप उनको एक कम्युनिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा था। फर्टाइल लैंड उन्हें मिल रही थी, ठीक है, तो फर्टाइल लैंड, फर्टाइल सॉइल उन्हें प्रोवाइड हो रहा था। तो ये हमने समझा, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में समझा, रिवर से क्या क्या एडवांटेजेस थे वो हमने समझा, इरिगेशन के बारे में समझा हमने, कम्युनिकेशन के बारे में बात करी, फर्टाइल सॉइल के बारे में बात करी। फर्टाइल सॉइल होने की वजह से वहाँ पे फार्मिंग अच्छी होगी, ओके, फार्मिंग अच्छी होने से क्या होगा कि वहाँ पे सरप्लस उनके पास ग्रेन्स वो स्टोर कर पाएंगे, और सरप्लस होने की वजह से क्या होगा, मतलब जितना वो ग्रो कर रहे हैं उनके फार्म लैंड में, जितनी चीज़ें ग्रो हो रही हैं उनके अपने, बेसिकली कोई भी जो है वो ग्रो किस लिए करता है, इनिशियली जो हम देखेंगे पूरी सिविलाइजेशन में जब लोगों ने खेती सीखी, फार्मिंग सीखी, तो वो अपने पेट भरने के लिए ग्रो कर रहे थे, है ना। तो जब यहाँ पे इरिगेशन जब हमने बात करी, इजीली प्रोवाइड होने से वो लार्ज फर्टाइल लैंड प्लस उनको सिंचाई व्यवस्था मिल पा रही थी नदियों की वजह से, उससे काफ़ी मात्रा में वो अनाज पैदा कर पा रहे थे, उनकी जो सरप्लस वो ग्रेन वो ग्रो कर पा रहे थे, तो वो अपने खाने के साथ साथ जो एक्स्ट्रा है उसको फिर और वो ट्रेड करेंगे, सेल मार्केट में, यहाँ से वहाँ वो लेकर के जाएंगे, और इससे होगा क्या, जो वहाँ के किंग थे उन किंग को रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिलेगा, ठीक है, तो लार्ज स्केल पे लैंड रेवेन्यू उन्हें मिल रहा है, उससे राजा के साथ, ये सारे पॉइंट्स आपको समझना है, ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करनी है, जब इसका आंसर करोगे आप सारे पॉइंट लिखोगे कि क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि फार्म से जो खेती जो हम बात कर रहे हैं फर्टाइल सॉइल से, उससे क्या एडवांटेज होंगे, तो उससे सारे एडवांटेज हमने समझी कि उनको जो किंग है, किंग क्या करेगा, है ना, किंग वहाँ पे रिवेन्यू जनरेट करेगा, ठीक है, रिवेन्यू जनरेट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी, तो ये सारे फ़ायदे हुए। तो फर्टाइल सोइल हमने समझा, अब आपको समझना है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने रिवर की बात कर ली, अब आपको बात करना है वहाँ पे उनके रिसोर्सेज, ठीक है, हम बात करेंगे रिसोर्सेज की।
एक बहुत बड़ा एडवांटेज और क्या था मगध को, कि यहाँ पे लार्ज स्केल में आयरन वो लोग वहाँ की माइन से वो लोग निकाल पा रहे थे। ठीक है, आज का जो ये बात, आज का जो झारखंड हो गया, ये मगध के अंडर में आता था। तो वहाँ पे आपको आयरन के रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। ओके, आयरन रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, वो फार्मिंग टूल्स बना पा रहे थे। उनके पास लार्ज स्केल में जो आयरन रिसोर्सेज थे, उससे वो फार्मिंग टूल्स बना पा रहे थे, जिससे वो और बेटर तरीके से फार्मिंग वो कर पा रहे थे। ठीक है, फार्मिंग टूल्स बना रहे थे। देन क्या हो रहा था, और वो वेपन्स बना रहे थे, हथियार बना रहे थे। ठीक है, तो वो वेपन बना रहे थे। तो इससे उनकी जो आर्मी थी, इससे क्या होगा, इनकी जो आर्मी होगी वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी, उनके पास नए नए हथियार होंगे, और ट्रेड भी कर रहे थे वो। ठीक है, आयरन के ट्रेड के लिए भी। तो फार्मिंग टूल्स बनाने से और बेटर वो फार्मिंग वो कर पा रहे थे। उनके पास फर्टाइल लैंड था, इरिगेशन के लिए वाटर था, प्लस ये नए नए टूल्स की वजह से, आयरन टूल्स की वजह से वो लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी खेती बाड़ी कर पा रहे थे, वेपन बना रहे। तो आर्मीज़ और ट्रेड दोनों को में ये चीज़ें हेल्प कर रही थी। और ट्रेड के लिए फिर उनको गंगा और ट्रिब्यूटरी से वो इजीली कम्युनिकेट भी कर पाते थे अपने स्टेट से अदर स्टेट और अदर शहरों में। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। फिर हमने जो बात की थी कि अपना जो वहाँ के किंग थे, है ना, तो अगर हम जैन अर्ली जैन और जो बुद्धिस्ट जो थे आपके, ठीक है, अर्ली जैन और जो बुद्धिस्ट आपके लिटरेचर हैं, जो उनके राइटर्स हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट जो राइटर्स थे, उनके जो है ना, उनके अकॉर्डिंग क्या था, उन लोगों ने इंडिविजुअल को ज़्यादा प्रेफरेंस किया, कि जो वहाँ इंडिविजुअल जो वहाँ के जो किंग थे, है ना, उनका अपना, उनकी अपनी जो एम्बिशन थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था मगध को एम्पायर के रूप में इमर्ज होने में। देन वहाँ पे जो रूथलेस, है ना, रूथलेस एम्बिशियस किंग, ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, रूथलेस एम्बिशियस किंग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग इसको, रूथलेस एम्बिशियस किंग की बात हम लोग कर रहे थे। इनका अपना एम्बिशन, इनका विज़न, तो हमने बात की बिंबिसार जो हर्यंग डायनेस्टी की बात की, अजातशत्रु की बात की, फिर हम चंद्रगुप्त की बात कर रहे हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य की बात की, उनके बेटे, फिर उनके जो ग्रैंडसन थे अशोक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अशोका की बात करें तो अभी हमने जो चंद्रगुप्त मौर्य की बात की, तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, है ना, जो चंद्रगुप्त की बात हमने की, उनके टाइम पीरियड पे क्या हो रहा है कि ये जो मगध है, इसके पहले आपने हर्यंग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन चंद्रगुप्त के टाइम में और क्या होता है, ये और ज़्यादा एक्सपेंशन होता है नॉर्थ वेस्ट की ओर। नॉर्थ वेस्ट में आपका जो आज का जो पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, अफ़गानिस्तान वाला एरिया हो गया, वहाँ तक चंद्रगुप्त इसको एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है, एक्सपैंड इसे कर देते हैं नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में हमारा जो मगध है वो ओके। तो यहाँ पे आपको देखना है कि भारत का जो पहला एम्पायर है वो हमारे आज के बिहार में है ना। तो भारत का जो पहला जो एम्पायर था बिहार था। तो जो बिहारीज यहाँ पर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर अपने कमेंट करें, क्योंकि बिहार को ही पहला वो क्राउन उनको ही जाता है कि भारत की जो पहले एम्पायर के रूप में वही एरिया इंडिया में था, जिसने पूरे हम पहली बार जो हम बात करेंगे सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, इतने बड़े देश को एक तरीके से जैसे आज का हमारा भारत है तो वैसे ही एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन अदर स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो जस्ट लाइक दैट वैसे ही अभी हमें देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल मगध से सेंट्रलाइज वो रूल कर रहे थे, उतने बड़े लार्ज एरिया में वो रूल कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट तक चंद्रगुप्त लेके जाते हैं। और अशोक ने फिर क्या किया, अशोक जो आज का जो कलिंग है ना, जो कलिंग उड़ीसा के साइड, जो आज का जो उड़ीसा है, तो वहाँ तक वो लेकर के जाते हैं। कलिंग के बारे में हमने बात की। तो कलिंग वॉर जो था ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं कि किस तरीके से कलिंग जो वॉर था उसने
अशोक के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में वो जाना जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो कलिंग वॉर ही था जब अशोक ने उसने वॉर तो जीत लिया था, लार्ज स्केल में मैसेकर होता लोगों की, है ना, उनकी इतनी बड़ी सेना टकराती है और बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की जान जाती है। तो आफ्टर वॉर जब बैटल ग्राउंड को देखते हैं किंग अशोक, तो जब उन्होंने सम्राट अशोक ने जब बैटल ग्राउंड को देखा तो देख रहे हैं कि विमेन वर क्राइंग, स्मॉल चिल्ड्रन वर क्राइंग, उनके जो फादर हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, तो हर तरफ लोग परेशान हैं, रो रहे हैं। तो इस तरीके से उन्हें समझ में आता है कि मैं जीत तो गया हूँ, लेकिन ये किस तरीके की जीत है। ठीक, इसके बाद से उन्होंने क्या किया, धम्म विजय की बात करी, जो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। तो धम्म विजय, रण विजय को छोड़कर, मतलब कि बैटल ग्राउंड को वेपन के थ्रू इस तरीके से जीतने की बजाय हम ज़्यादा प्रेफर किसको करेंगे कि लोगों को धम्म विजय। अब धम्म क्या है, यहाँ से भी हम आगे पढ़ेंगे अभी इसके बारे में कि अशोक का धम्म क्या था। ठीक है, तो पहले आप समझें कि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ वेस्ट की और उसके पहले बाकी एरिया तो जीत चुके थे इसके जो पहले वाले जो रूलर थे जो मगध के, लेकिन चंद्रगुप्त ने और वेस्ट तक उसको एक्सपैंड किया अशोक, और ज़्यादा उसको आप देखेंगे कि ईस्टर्न साइड में भी उसको एक्सपैंड करते उड़ीसा से आगे कलिंग को। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कलिंग, क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करेंगे साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड के लिए, तो ये वाला एरिया को जीतना बहुत ज़रूरी था। तो इस तरीके से ये दिस वर सम कॉजेज़ कि क्यों मगध ही। एंड वन मोर थिंग, एलिफेंट की हमने बात करी, जो एलिफेंट ऑल्सो, ये जो फर्टाइल लैंड था वहाँ पे फार्मिंग प्लस वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है। तो जो डेंस फॉरेस्ट है ना, ये जो डेंस जो फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आपको एलिफेंट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलिफेंट से उनको क्या था, और फॉरेस्ट से, डेंस फॉरेस्ट से उनको टिम्बर भी मिल रहा था। ठीक है, टिम्बर मतलब जो लकड़ियाँ, तो उनको टिम्बर मिल रहा था, एलिफेंट मिल रहे थे, जिससे वो अपनी आर्मीज़ को और स्ट्रेंथन कर रहे थे टिम्बर के थ्रू वो, और शिप वगैरह नेविगेशन देन और बहुत सारी और भी चीज़ें ट्रेड पर्पस से भी। तो इस तरीके से उनको उनकी जो इकॉनमी थी वो भी ग्रोथ हो रही थी, उनकी जो आर्मी सेना थी उसे एम्पावर्ड करने के लिए उनके पास आयरन वेपन थे, देन एलिफेंट था। तो ये सारी चीज़ें मिल करके ऑल टुगेदर, और वहाँ के अल्टीमेटली वहाँ के जो किंग थे उनका एम्बिशन और उनका जो रूथलेस वो लो एक्सपेंशन का जो उनका अपना तरीका था, और इस तरीके से उनका जो विज़न था, ये सब मिल करके मगध को एक एम्पायर बनने में हेल्प करता है। तो अभी तक हमने ये समझा। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि और किस तरीके से अशोक के बारे में, उनके धम्म के बारे में हम लोग समझेंगे कि जो मौर्याज है इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। जो भी हमें आज पता है मौर्य डायनेस्टी के बारे में, वो सोर्स क्या है, किसके थ्रू हम जो भी बातें कहते हैं कि उस समय ये था वो था, तो वो कैसे कह पाते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि फाइंडिंग आउट अबाउट मौर्याज। अब यहाँ पे देखो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चंस। यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्याज, व्हाट सोर्सेज वी यूज टू नो अबाउट मौर्याज, दिस टाइप से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि हिस्टोरियंस जो है ना, हिस्टोरियंस ने डिफरेंट चीज़ों को, हिस्टोरियंस यूज्ड वैरायटी ऑफ सोर्सेज, वैरायटी ऑफ सोर्सेज। ठीक है, वैरायटी ऑफ सोर्सेज, हिस्टोरियंस ने वैरायटी ऑफ सोर्सेज को यूज किया किसके लिए, टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्याज, हिस्ट्रीज ऑफ मौर्याज। मौर्याज की हिस्ट्री को समझने के लिए हिस्टोरियंस ने वैरायटी ऑफ सोर्सेज यूज़ किया। तो कौन कौन से सोर्सेज थे, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे किसी भी अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करेंगे वो कैसे पता चलता है, उसे कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आपके बेसिकली क्या होंगे, कुछ
आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जब हम एक्सकेवेशंस करेंगे, डिगिंग करेंगे, तो जो चीज़ें निकलती हैं उसको कार्बन डेटिंग के थ्रू उस टाइम पीरियड को अलग अलग मेथड से समझते हैं कि वो किस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, तो उस तरीके के जो आर्टिफैक्ट्स हैं उससे हम समझने की कोशिश करेंगे किसी भी हिस्ट्री को। आपको इसको ध्यान में रखना है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मौर्यस की, बट अगर हम किसी भी पास्ट को जानना चाहें तो क्या क्या सोर्सेज होंगे? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे, कुछ लिटरेरी सोर्सेज होंगे। अब लिटरेरी सोर्सेज जैसे कि लिखी हुई चीज़ें, उसमें भी अलग अलग ग्रुप में आप कैटेगराइज करोगे कि कौन से लिटरेरी सोर्सेज किसी धार्मिक किताबों से, पुराण से, ठीक है, वेदों से, या फिर उस समय की और भी जो कुछ ऐसी कहानियाँ हैं उससे, या फिर राजा ने जो अपनी प्रशस्ति, जो प्रेज में जो चीज़ें लिखवाई, इंस्क्रिप्शंस वगैरह, ठीक है, या कुछ फॉरेन से कुछ लोग आए, फॉरेन अकाउंट्स जो होते हैं, जो ट्रैवलर्स जो आए हमारे विजिट करने को देश में, उन्होंने कुछ अपनी नोट्स लिखी उससे, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और आपके कुछ जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती है हिस्ट्री को जानने में। और करेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट मौर्यस, सो हाउ डू वी नो अबाउट दिस एम्पायर? तो हमने क्या देखा कि वैरायटी ऑफ सोर्स यूज किए। सबसे पहले आप क्या लिख दोगे नंबर 1 पे? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आप लिखोगे, ठीक है। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, ओके, उनके क्वाइंस भी हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें क्वाइन की, तो इस समय जो हम बात कर रहे हैं मौर्यन एम्पायर की बात कर रहे हैं, तो ये आपका 4th सेंचुरी BCE, 3rd सेंचुरी BCE की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इस समय जो क्वाइंस जो इंडिया में मिले हैं वो थे पंच मार्क्ड क्वाइन। इसके बाद हम लोग जब बात करेंगे इसी चैप्टर में आगे हम लोग बात करेंगे, जब ग्रीक यहाँ पर आए, कुषाण आ जाए, तो इस टाइम पीरियड पे फिर आप देखोगे क्वाइन आपको प्रॉपर जो मिंट होकर के क्वाइन वैसे मिलेंगे, गोल्ड क्वाइन भी मिलेंगे। बट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो सिल्वर और कॉपर की क्वाइन, यहाँ पे पंच मार्क्ड क्वाइन को पंच करके ये लोग बनाया करते थे। तो ये उतने फाइन क्वाइन नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ पे क्वाइंस भी, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह और भी जो उनके स्ट्रक्चर्स मिले हैं अशोक के टाइम पे, जो हमारे, अगर हम बात करें इंडिया की जो नेशनल जो यहाँ एम्ब्लेम है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, वो भी अशोक के पिलर से लिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे कि जो रिटेन सोर्सेज की बात करेंगे, है ना। अगर रिटेन अकाउंट्स की बात करें, रिटेन अकाउंट की बात करें, है ना, रिटेन सोर्सेज, तो इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जेम्स प्रिंसेप के बारे में जब समझा था, उन्होंने अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे उसे डिसाइफर किया था। तो ये जो रिटेन सोर्सेज है, इसमें सबसे पहले हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मेगास्थनीज की बात करते हैं, है ना। मेगास्थनीज जो थे, ये कौन थे? ग्रीक एम्बेसडर थे। ये कौन थे? ये थे ग्रीक, ये आपके ग्रीक एम्बेसडर थे आपके, ठीक है, ग्रीक एम्बेसडर थे आपके। तो इन्होंने, ये कब इंडिया में आए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे इंडिया में आए थे। ये ग्रीक के एम्बेसडर थे मेगास्थनीज, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे ये, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो सारे जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी कंटेम्प्रेरी सोर्सेज की बात कर रहे हैं, है ना। जो रिटेन सोर्सेज हैं वो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज, इस टाइम पीरियड के सोर्सेज हैं सारे। तो मेगास्थनीज जो है वो ग्रीक एम्बेसडर थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, इनके मौर्य के कोर्ट में ये आए थे, इनके दरबार में आए थे। और इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका, ठीक है। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडिका बुक लिखी थी। तो ऑल्दो ये बुक जो है वो अवेलेबल नहीं, इसके जो ये जो ओरिजिनल जो बुक है दिस इज़ नॉट अवेलेबल, बट इसके जो फ्रैगमेंट है
इसके कुछ कुछ टुकड़े यहाँ वहाँ जो अदर हिस्टोरियंस या अदर राइटर्स ने इन्हें कोट करके लिखा है कि जैसे आप मान लो कुछ बुक लिखना चाहते हो, आप कोई बात बताना चाहते हो, तो आप बोलोगे कि उस बुक के अकॉर्डिंग, है ना, या फिर आप आंसर लिखोगे एग्ज़ाम में तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये, तो आप उसको कोट करके तो उस तरीके से जो, तो वैसे ही उसके जो फ्रैगमेंट है मेगास्थनीज के, इंडिका के, वो मिलते हैं, जिसके थ्रू हमें इन्होंने जो देखा, जो आए उनके कोर्ट में, हमारे देश भारत में आए, उन्होंने जो देखा तो यहाँ का कल्चर, यहाँ की जो किस तरीके से जो आर्मीज़ किस तरीके से काम कर रही थी, सोसाइटी कैसे डिवाइडेड था, ऑल दोज थिंग ही जो उन्होंने देखा वो उन्होंने अपनी बुक में लिखी है। दिस इज़ वेरी वैल्यूबल सोर्स टू नो अबाउट मौर्यन एम्पायर। तो उनकी इंडिका की बात हमने कर ली, इससे कुछ फ्रैगमेंट बचे हैं, इसको आप ध्यान रखना है, यहाँ से हमें इसके बारे में पता चलता है। फिर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अगर हम बात करें इस कंटेम्प्रेरी सोर्सेज की, तो एक हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की बात करेंगे। इसे किसने लिखा था? इसे अलग अलग लोगों ने टाइम टू टाइम लिखा होगा, और आगे चल के जो जिसका नाम हमें पता है वो ऐसा माना जाता है, ठीक है, हमें ठीक से नहीं पता, बट ऐसा हिस्टोरियंस को उनके अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि ये चाणक्य ने लिखी थी, ठीक है, चाणक्य, जिसे हम लोग विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। इनका एक नाम क्या था? कौटिल्य भी था, ठीक है, कौटिल्य भी इनका नाम था, और इनका नाम विष्णुगुप्त भी था, विष्णुगुप्त भी इनका नाम ऐसा माना जाता है। तो इन्होंने भी कुछ पार्ट उन्होंने भी ऐड करा था अर्थशास्त्र की। इसका नाम अर्थशास्त्र है, बट ये नॉट ओनली जो आपका इकोनॉमिक्स है वो नहीं, इसमें सारी बातें हैं, रूलर को किस तरीके से उनके सारे पॉलिटिकल पावर, सारी पॉलिटिक्स की बातें या और भी बातें इसमें मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। देन आप जो जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर भी इनके बारे में, अशोक के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में काफ़ी जानकारियाँ देते हैं। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे कि जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है, जैन एंड बुद्धिस्ट सोर्सेज भी हैं। तो जैन और बुद्धिस्ट सोर्सेज हो गई आपकी। फिर आप और भी जो संस्कृत वगैरह जो टेक्स्ट थे, है ना, बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट में भी हमें इन राजाओं के बारे में कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट वैल्यूबल रिटन सोर्स। क्या है मोस्ट वैल्यूबल? ठीक है, सबसे ज़्यादा जो जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, मोस्ट वैल्यूबल जो सोर्स है वो क्या है? अशोक के, सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाए गए अलग अलग उनके इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो मोस्ट वैल्यूबल जो हो आपका सोर्स हो गया वो हो गया इनके इंस्क्रिप्शंस। ये आपके पिलर्स पे पाए गए हैं, रॉक पे पाए गए हैं, नेचुरल रॉक पे, पॉलिश्ड रॉक पे, ठीक है। तो रॉक इंस्क्रिप्शंस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, रॉक पे, नेचुरल रॉक पे भी मिले आपके, और नेचुरल रॉक पे, फिर आपके पिलर्स पे मिले हैं, पॉलिश्ड पिलर्स पे मिले आपके, ठीक है। तो ये हमने समझा कि क्या क्या इनके सोर्सेज थे। तो हमने अभी इनके जो इंस्क्रिप्शंस है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंडिया के अलग अलग पार्ट में, और जो हमने बात की कि उनका जो एम्पायर था नॉर्थ वेस्ट में, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। तो इनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो इंडिया से भी मिले हैं, पाकिस्तान वाले, अफ़गानिस्तान वाले एरिया, और उससे आगे भी कुछ मिले हैं। तो ये अलग अलग, इसमें हमने बात करी थी कि जो मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन जो भारत से पाए गए हैं, आज का जो भारत जो हम कह लें, तो वहाँ पे वो प्राकृत भाषा के पाए गए हैं। कौन सी भाषा के पाए गए हैं? वो पाए गए हैं प्राकृत भाषा, ठीक है, प्राकृत भाषा के पाए गए हैं, प्राकृत लैंग्वेज। तो और इसकी जो लिपि थी, स्क्रिप्ट थी, वो क्या थी? इसकी जो स्क्रिप्ट थी वो क्या थी? वो थी आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और इसे बोला जाता है धम्म स्क्रिप्ट भी। अशोक ने इसे क्या बोला है?
अशोक ने इसे धम्म स्क्रिप्ट बोला है। देन अगर हम बात करें इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, तो वहाँ पे आप देखोगे खरोष्ठी आपको देखने को मिलेगी स्क्रिप्ट, है ना, खरोष्ठी स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगी। और आगे जाएंगे उधर तो हम लोग अरामाइक भी देखने को मिलती है, अरामाइक स्क्रिप्ट भी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में खरोष्ठी, अरामाइक, प्राकृत भाषा में, और इनके अपने अरामाइक, खरोष्ठी वगैरह हमें इनके अशोक के, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। और इनके जो मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस थे, ही वॉज द फर्स्ट रूलर। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ये जो सम्राट अशोक थे, ठीक है, सम्राट अशोक जो थे ये क्या थे, ये फर्स्ट रूलर थे, फर्स्ट इंडियन रूलर जिसको हम बोल सकते हैं, फर्स्ट इंडियन रूलर इन्हें हम बोल सकते हैं, जिन्होंने अपने मैसेजेस को, जिन्होंने क्या किया, अपने मैसेजेस को रॉक पे इनग्रेव करवाया, अपने मैसेजेस को उन्होंने क्या किया, रॉक पे, है ना, रॉक पे उन्होंने उसे इनग्रेव करवाए, ठीक है, रॉक पे उससे अपने मैसेजेस को लिखवाए अपने सब्जेक्ट के लिए, मतलब अपने जनता, किसके लिए, अपने सब्जेक्ट के लिए, अपने ऑफिशियल्स के लिए, उनके जो अलग अलग जो ऑफिशियल थे, है ना, उनके मंत्री लोग थे, उन तक अपनी बात को किस तरीके से पहुंचाया, पत्थरों पे लिखवा करके। और दैट्स वाई वो आज भी हमारे लिए एक सोर्स है, इम्पॉर्टेंट सोर्स है। अगर वो नहीं लिखवाते तो हमारे पास ये जानकारियाँ नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हमने देखे, उन्होंने जो स्तूपास बनवाए वो सारे, वो भी हमने जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात की तो वो भी एक पार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन जो थे उसमें ज़्यादातर एक ही तरह की बातें हुआ करती थी, उनके जो मैसेजेस थे वो हुआ करती थी। कलिंग वार जो हमने किया वहाँ से उनके जो विचार थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो चेंज होती है कि किस तरीके से रूल करने का। हम लोग धम्म विजय की बात की, इसके जो मैसेजेस थे वो उन्होंने लिखवाए, वो बेसिकली आपके एमपी, कर्नाटका और नॉर्थ वेस्ट में उधर साइड से मिलते हैं हमें, जो इंस्क्रिप्शंस वहाँ से मिलते हैं। और भी जो जगह पे उन्हें बेसिक डेली वो जो नेचुरल जो एटिकेट की बात होती है, तो यहाँ से हम समझेंगे अशोक के धम्म के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट वाज अशोकास धम्मा, ठीक है, यहाँ से भी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट वाज अशोकास धम्म, ठीक है। उनके धम्म की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली था क्या ये कोई काइंड ऑफ रिलीजन था या फिर क्या था? तो नो, जब हम इनके मैसेजेस को देखते हैं, जो उन्होंने अपने धम्म के रिगार्डिंग जो बातें लिखवाई अलग अलग इंस्क्रिप्शंस, रॉक, पिलर्स वगैरह पे, तो उसमें जब डिसाइफर किया गया तो पढ़ा गया, तो उसमें क्या बातें थी, उसमें नॉर्मल शिष्टाचार, एटिकेट की बातें थी। लाइक हमें अपने एल्डर्स को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना, रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, ठीक है, अपने एल्डर्स को, अपने से बड़ों को हमें हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए। जो स्लेव्स वगैरह होंगे उनके साथ हमें रिस्पेक्टफुली बिहेव करना चाहिए, स्लेव्स के साथ, अपने सर्वेंट के साथ। जो ब्राह्मणाज होंगे, है ना, ब्राह्मणाज जो होंगे, और ब्राह्मणाज प्लस जो अपने जो वर्ल्डली लाइफ को जो रिनाउंस कर चुके हैं, जो दुनियादारी को छोड़ के सन्यास का जीवन ग्रहण किया है, ताकि वो जो अपनी मैसेजेस को समझे, सीखे, ट्रूथ को जाने और जाकर के आम जनता को वो बातें बताए। तो इसके लिए वर्ल्डली लाइफ को रिनाउंस करना पड़ेगा, दुनिया को छोड़ करके वो जंगलों में घूम करके सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे और आम जनता के लिए वो चीज़ें, मैसेजेस वो कन्वे करेंगे। तो जो ब्राह्मणा जो थे, जो उनका काम था पढ़ना लिखना, जो आगे चल के फिर जो हमने बात करी अभी, ये जो साधु सन्यासियों की बात की, तो ये सारे जो वर्ल्डली लाइफ को, जो है ना, लाइफ को जिन्होंने रिनाउंस किया है, जिन्होंने रिनाउंस किया, तो इन लोगों को रिस्पेक्ट करना, इनको डोनेट करना है, इन्हें क्या करना है, रिस्पेक्ट तो करना ही है,
प्लस आम जो गृहस्थ हैं उनका काम है इनको डोनेट करें ताकि इनका जीवन चल सके, है ना। ये अपना अब आगे चल के जो ब्राह्मणाज है वो फिर उन्हें लगेगा कि चलो अच्छा है, आज के टाइम में हम जो बात कर रहे हैं तो ये उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ मतलब बात हो रही है जो पढ़े लिखे विद्वान लोग थे, जो साधु सन्यासी थे, जिन्होंने अपना घर गृहस्थी को त्याग किया, जो अपना पूरा टाइम शिक्षा में लगा रहे हैं, तो उनको खाने पीने के लिए कहाँ चीज़ें मिलेंगी, तो उन्हें लोगों को उनका रिस्पेक्ट करना है, डोनेट करना है, ठीक है। जो रिचुअल्स होती हैं, जो जितना हम लोग ध्यान देते हैं कि जो अपने डेली के जो रिचुअल्स उनको ये करें, जो हमारे जो कर्मकांड होते हैं उसकी जगह पे हमें इन एटिकेट को फॉलो करना चाहिए। अपने छोटे को लव करना चाहिए, है ना, अपने छोटे जो है उनको हमें लव करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना होगा हमें ब्राह्मणास को और ये सब का। तो दिस वर समथिंग विच वर बींग रिटेन थ्रू आउट द इंस्क्रिप्शन। जब हम बात करते धम्म की तो यही सारी बातें देखने को मिलती हैं। तो अशोक ने अपने मैसेजेस इस तरीके से कन्वे किए। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट वाज अशोकास धम्मा, तो इट वाज नॉट अ काइंड ऑफ रिलीजन बट क्या था वो, इट इज़ अ नॉर्मल एटिकेट, नॉर्मल कर्टसी विच अशोका वांट्स टू कन्वे टू देयर सिटीजन, टू देयर अपने जो जनता को बताते थे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो मैसेजेस लिखवाई, है ना। वो आज के टाइम के तो था नहीं कि न्यूज़पेपर में छपवा दिया, मैगज़ीन थी, तो यहाँ पे तरीका था, इन्होंने पिलर्स वगैरह पे चीज़ें लिखवाई। तो ये हमें समझ में आता है अशोक के इंस्क्रिप्शंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की टॉपिक को समझेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, हमारी जो तरीका अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट लिखें। एंड थैंक यू।